अच्छा, अब आपको एक चीज बता दूं कि अब आपके टास्क बेस्ड चीजें चलेंगी। टास्क बेस्ड आज जो मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर, कल पहले स्टार्टिंग में ही आपसे उसके बारे में जो है वो 10 मिनट आपसे जो है वो पूछी जाएंगी चीजें, ठीक है? तो सिर्फ आपकी अब जो है वो लेक्चर्स नहीं होंगे, पहले आपकी असेसमेंट होगी, फिर आगे चलेंगे। चलेंगे पुलिस के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अगर हम देखें हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पुलिस है बेसिकली उसको रियासत का एक इदारा बनाया गया। पुलिस क्या है? एक रियासत का इदारा है जिसका मकसद है कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, ठीक है? पुलिस का क्या काम है कि सोसाइटी के अंदर क्राइम कंट्रोल करना, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। इसी तरह पुलिस का काम प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन भी है, यानी आम आवाम की हिफाजत करना भी है। इसी के साथ साथ पुलिस का काम ये 1949 की जो समझ लें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, आईने पाकिस्तान के, दस्तूर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ पुलिस का काम, ठीक है? और पुलिस का काम आपसे अगर पूछे कि पुलिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर आप जो है वो डिपार्टमेंट के नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं सिंपली प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना एंड जस्टिस एंड फेयरनेस। जस्टिस, अदल और इंसाफ, किस के कॉन्टेक्स्ट पे? इस्लामी तवाजुन के कॉन्टेक्स्ट पे, इस्लामिक टीचिंग्स के कॉन्टेक्स्ट पे, मजहबी जो हमारी कुरान और सुन्नत की कॉन्टेक्स्ट है, शरिया जो लॉ है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें अदल और इंसाफ को सबसे पहले देखना है। इसी तरह जो आइन है पाकिस्तान का, दस्तूर है पाकिस्तान 1956। अब कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर जो पुलिस के लिए इकदाम लिए गए वो भी जरा मैं बता दूं। अब दस्तूर पाकिस्तान 1956 के अंदर आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 22 तक, 7 से लेकर जो 22 तक आर्टिकल है बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल, हमारे जो है वो हुकूक जो है, बेसिक बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक, ये दस्तूर पाकिस्तान जो है कौन सा है? 1956। आर्टिकल यानी आर्टिकल 7 से 22 तक जो है वो क्या है? वो हमारे बुनियादी हुकूक है। जैसे कि आर्टिकल 9 ये बात करता है कि जी राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी का कॉन्टेक्स्ट है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते बिना किसी मतलब जो है परमिशन के, और परमिशन सिर्फ जो है वो रियासत देती है और रियासत में आला अदलिया देती है। तो यानी पुलिस का काम मैंने जैसे आपको बताया, ऑब्जेक्टिव जो है वो सिटीजन की हिफाजत करना है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन है। तो दस्तूर पाकिस्तान 1956 का इस बात को कहला देता है कि जी भाई आपने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एक इंसान को प्रोटेक्शन देनी है। इसी तरह अगर हम 1962 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, दस्तूर पाकिस्तान 1962, कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यहां पर प्रेसिडेंट अयूब खान थे। अब यहां पर जो वफाकी गवर्नमेंट थी उसका बहुत ज्यादा रोल था पुलिस पे, यानी इस वक्त पावरफुल कौन थी? फेडरल गवर्नमेंट। यानी इस वक्त जो पुलिस थी वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही थी, ठीक है? तो वो यहां पर जो थी, जैसे कि हम सिविल लिबर्टीज, क्योंकि ये मार्शल लॉ का पीरियड है, मार्शल लॉ पीरियड है, तो यहाँ पर जो पुलिस का रोल था वो ज्यादा इतना वो एडवांस नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है वो समझ लें कि पुलिस को इंट्रोड्यूस किया गया
सियासी मफाद को जो है अवेल करने के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल मीन्स को सिक्योर करने के लिए अयूब खान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन स्टार्ट की। अब जरा हम वापस आते हैं अपने जो है वो दस्तूर पाकिस्तान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आईन पाकिस्तान 1973 का, आईन पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ये सारे बुनियादी हुकूक है इंसानों के। पाकिस्तानी शहरी के बुनियादी हुकूक जो है ना, वो कहाँ से शुरू होते हैं? आर्टिकल 8 और 28 से लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 9 के बारे में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना। इसी तरह जो आर्टिकल 10 है, ये कहता है कि जी सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी आप जबरी किसी को जबरी कैद नहीं कर सकते। जिसको कहते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को अरेस्ट किया है, किसी और उसको छुपा दिया है और उसको आपने कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया, तो आर्टिकल 10 आईन पाकिस्तान 1973 का आइन कहता है कि आर्टिकल 10 के मुताबिक आप किसी को जबरी कैद नहीं कर सकते, सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसी तरह 10 का आर्टिकल 10 का ए, आर्टिकल 10 ए कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपने उसको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर पेश करना है कोर्ट के अंदर। तो यानी आर्टिकल ट्रायल क्या कहता है? राइट टू फेयर ट्रायल, हर किसी को एक मौका दिया जाए, फराहम किया जाए, ताकि वो इंसाफ के और आला अदलिया के सामने अपने आप को पेश कर सके। आप किसी से ट्रायल का चांस जो है वो छीन नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिकल 14 इसी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन से मुराद इंसान की अहमियत, और आप किसी की वायलेशन नहीं कर सकती। इसी तरह प्राइवेसी ऑफ होम, पुलिस भी जो है वो किसी के घर में इस तरह विदाउट वारंट के नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपको बेसिक जरूर याद हो, या आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई आप जो बताएंगे आईने पाकिस्तान के अंदर पुलिस के और सिविलियंस के बीच में बुनियादी हुकूक क्या है, तो आप कहेंगे कि जी आर्टिकल 14 जो है वो डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, जिसमें आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते। चार चादर और चार दीवारी की जो पासदारी रखेंगे। इसी तरह आर्टिकल 15 एक आम शहरी को कहीं भी जाने की इजाजत देता है, जिसको हम आजादी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एक आम शहरी किसी भी इलाके से किसी भी इलाके जा सकता है। वो चाहे तो अपनी असेंबली कोई सोशल तंजीम बना सकता है, कोई कहीं पर बातचीत कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, आपको बोलने का फ्रीडम है, आपके ऊपर जो है किसी ने वो नहीं लगा दिया, ताला नहीं लगा दिया, तो आपको आप बोलने का पूरा अपने अपने जो एक बंदा है वो कहता है कि जी मेरे जो है वो हुकूक की जो है वो हुई है, मतलब मेरे हुकूक मुझे नहीं दिए गए, तो वो पब्लिकली ओपन आकर बात कर सकता है। आपको बात करने का पूरा जो है वो दिया गया है कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह हम वापस आते हैं, अब जरा कुछ मेजर इवेंट्स को पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया 1948 के अंदर कायदे आजम की वफात कब हुई? 11 सितंबर, ठीक है। इसी तरह हम अगर देखें कि स्टेट बैंक की फॉर्मेशन कब हुई है? स्टेट बैंक, स्टेट बैंक जो है भी 1948 के अंदर बनाया गया। ये बनाया गया था 1 जुलाई। स्टेट बैंक कब बना? 1 जुलाई 1948 को।
अब इसका इफ्तिताह कायदे आजम साहब ने किया था, बानिए पाकिस्तान। इसी तरह जैसे मैंने बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर थोड़ा सा हम टेक्निकल चीज भी पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 12 मार्च 1949 को पेश हुई। अब ये बेसिकली एक फ्यूचर का पाकिस्तान की आइन कैसा बनेगा, पाकिस्तान का आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह की बनेगी, उसके लिए ये एक पहला फ्रेमवर्क था पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। पॉलिसी फ्रेमवर्क थी, ठीक है, कि हम जो है कौन सा स्टेट बनाएंगे। पहले नंबर पे कोई भी कानून पास नहीं होगा जो कि खिलाफ वर्जी कर रहा हो कुरान और सुन्ना की। यानी कानून साजी की पहली बुनियाद क्या है कि आप एक ऐसा कानून बनाएंगे जो कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा, कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा, शरिया के मुताबिक होगा। दूसरे नंबर पर इसके अंदर बात की गई कि एक इस्लामी रियासत होगी। रियासत कौन सी होगी? इस्लामी स्टेट, ठीक हो गया, मुस्लिम स्टेट जिसको कहा गया। एक मुस्लिम रियासत होगी और कानून कुरान और सुन्ना का होगा। और जो है यहाँ पर सवरेनिटी, सवरेनिटी किसकी होगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। यानी जमीन और आसमान का मालिक कौन होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रियासत जो है वो उसमें आम शहरी रहेंगे, लेकिन जमीन जो है और आसमान, इनका मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि वेस्ट में, मशरिक में, वेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में, मगरिब में हम देखें, अमेरिका में या जो है वो हम यूरोप के अंदर देखें, वहां कहते हैं सवरेनिटी है पब्लिक की, आम आवाम की, सिटीजन की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कॉन्टेक्स्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी हमारे पास जो कानून है वो शरिया ला के मुताबिक है, शरीयत के कॉन्टेक्स्ट पे पाकिस्तान चलता है। तो ये याद होना चाहिए। अब वो कहते हैं आपसे सवाल, मेरे एक साथी थे, एक स्टूडेंट थे, उनसे सवाल हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पस क्या था। तो आप में से कोई साथी बताएंगे इस वक्त जो मौजूद हैं? चलिए मैं पूछ लेता हूँ। मलिक हसन साहब जी, आवाज आ रही है मेरी? मलिक हसन। अच्छा, अमार साहब, चलिए अमार आप बताएं, आवाज आ रही है मेरी? चलिए आप बता दें, नफी हाँ, साहब। मालूम नहीं है इसका। क्या था, क्या था? अभी जो पढ़ाया मैंने, देखो। चलिए मैं भी किसी और स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, बाकी कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? मिस नफीसा। अच्छा जी, देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आगे चलकर कानून साजी कैसी होगी, आइन कैसा बनेगा, दस्तूर पाकिस्तान कैसा होगा, तो पाकिस्तान की रियासत कैसी बनेगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को रख दिया गया कि पाकिस्तान में शरीयत ला नाफिज होगा, यानी कानून और सुन्ना के मुताबिक ही कानून बनेगा, इससे ऊपर कोई कानून नहीं होगा। उसके अलावा जो भी कानून इसके खिलाफ वर्जी में होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सवरेनिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलोंग करेगी। उसके बाद जो है यहाँ ये एक इस्लामी रियासत होगी, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। 1951 सबसे बड़ा इवेंट, आप में से कोई बताना चाहेगा? एक इवेंट 1948 में हुआ, एक इवेंट 1951 में हुआ, बताइए कि क्या क्या हुआ। अब यहाँ एक बहुत सिमिलैरिटी है इन दोनों इवेंट्स के अंदर। हमारे साथ जो साथी हैं, हमारे साहब आप बता सकते हैं? मलिक हसन, मिस नफीसा। चलिए, किसी अस्सलाम को वालेकुम सर। बताएं। मुझे क्लियर नहीं है। आई थिंक हमने वेस्ट
वेस्ट को ज्वाइन किया था, नहीं नहीं नहीं, देखिए, लेफ्ट राइट विंग को, अमेरिकन को। नहीं नहीं नहीं, ये एक चीज देखिए। 1948 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम की वफात होती है। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम की वफात कब होती है? 1948 में। लेकिन 1951 के अंदर 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान। हाँ, तो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान साहब की वफात होती है, ठीक है। उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ये दोनों सिमिलरिटीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोनों पाकिस्तान के पहले, लियाकत अली खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर और कायदे आजम जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा, इसके बाद जो है वो गवर्नर जनरल कौन बनता है? चलिए, गवर्नर जनरल के बारे में भी बहुत बात पूछे जाते हैं कि गवर्नर जनरल कौन है। पहले कायदे आजम है। जी बताइए, दूसरे कौन है? जी, आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे? रिपीट करिएगा सर। पाकिस्तान के पहले चार, पाकिस्तान में चार गवर्नर्स रह चुके हैं, गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल्स 1948 से 1956 तक। उनके नाम बताइए आप। पहले कौन है? कायदे आजम, याद रखिएगा। सेकंड पर कौन है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अगर दूसरे गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाए आपसे तो वो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अब ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तीसरे नंबर पे है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। और चौथे नंबर पे हैं सिकंदर मिर्जा। सर इस्कंदर मिर्जा वाज, आई थिंक आई रिमेम्बर दैट ही वाज द प्रेसिडेंट, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। सुन लें, पहली बार सुन। ये पहले पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा। एंड देन इन्होंने क्या किया था कि आइन उस वक्त कौन सा चल रहा था? आप बताएंगे आइन कौन सा था? 1956। 1950। सिकंदर मिर्जा जब आइन पास हुआ तो उस वक्त गवर्नर जनरल हैं, कौन है? गवर्नर जनरल। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा, चौधरी मोहम्मद अली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। अब होता क्या है कि सिकंदर मिर्जा क्योंकि गवर्नर जनरल थे आखिरी, तो उन्होंने क्या किया, इस आइन को कर दिया रिवोक, आइन को खत्म कर दिया। जब उन्होंने आइन को खत्म किया तो उन्होंने पावर ले ली प्रेसिडेंट की, ठीक है। और फिर बन ओके गए सर। सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है। पहले वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन उन्होंने जब आइन को खत्म किया, दस्तूर पाकिस्तान को खत्म किया, तो प्रेसिडेंट बन गए। और प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने किसको बुलाया? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन अयूब खान को, कि आप आए और जो है वो संभालें जो है वो तख्त को, ठीक है। समझ आ गई अब आपको? तो सर इस्कंदर मिर्जा हिमसेल्फ इनवाइटेड अयूब खान फॉर उन्होंने टेक आपको, होल्ड। बिल्कुल बनाया। आपको मैं एक इवेंट बताने जा रहा था। देखें, हमारी 1947 से लेकर 1956 तक क्या होता है कि कोई 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जो है वो टेन्योर पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। 7 से 8 बार जो है प्राइम मिनिस्टर टूटती है, 5 से 6 बार गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है।
और इसके दौरान हमारी जो असेंबलीज थी, जिनको हम कानून साजी असेंबलीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, वो भी दो बार टूटती हैं। दो बार, आपको पता होगा, पहली बार कब हुई? 1954 के अंदर डिसॉल्व हुई। ठीक है। उसके बाद दूसरी ये 1956 के अंदर बाद डिसॉल्व हुई। तो दो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन साज असेंबलीज टूटती हैं। 7 से 8 प्राइम मिनिस्टर इसके दौरान जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर जाते और गवर्नमेंट उनको निकाल देती है। तो इस दौरान एक सियासी जो है वो एक हलचल बन जाती है। और इस दौरान फिर आपको पता होगा कि 1958 के अंदर लाहौर के अंदर जो है वो रियूट्स भी होते हैं। लाहौर के अंदर बड़े जो है वो फसाद असम्बले के सबसे बड़े जो है वो झगड़े भी होते हैं। सबसे बड़ी तहरीकें निकलती हैं किसके खिलाफ? अहमदीज के खिलाफ, यानी कादियानियों के खिलाफ बड़े जो है वो जलसे निकाले जाते हैं। तो इस दौरान माहौल बहुत मतलब खराब हो चुका होता है। जैसे कि समझ लें कि अमन अमान, सियासी अमन अमान भी खराब होता है और मजहबी अमान अमान भी खराब होता है। तो इसमें जो है वो क्या करते हैं कि बेसिकली इस्कंदर मिर्जा एक तो अपनी पावर को डबल करना चाहते हैं। अपनी पावर को डबल करने के लिए वो क्या करते हैं? वो अयूब को इनवाइट करते हैं कि आप आ जाएं और आप यहाँ पर जो है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो ओहदा संभालें और आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करें। लेकिन अयूब खान क्या करते हैं लेटर ऑन, जो है वो सिकंदर मिर्जा को जो है, क्योंकि वो 1958 के अंदर जो है वो अयूब खान अक्टूबर 1958 में कंप्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं पाकिस्तान के आइन को भी और दस्तूर साज असेंबली को भी। तो उसके बाद फिर वो एक नई कानून साज असेंबली के बनने के लिए जो है वो करारदाद पेश करते हैं। और नई जो है वो कानून साज असेंबली जो है वो 1962 में बनती है। तो ये 1962 के अंदर अयूब खान अपना एक नया आइन देते हैं। और इसी आइन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो आइन साज असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको पता होगा कि इलेक्शंस भी होती हैं। और उन इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बेसिक डेमोक्रेसीज का कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है। तो अब जरा फिर से आ जाते हैं, अब आपकी बात क्लियर है? जी, अब तक आपकी जो है वो क्लियर है चीजें? बता दें, आवाज आ रही है मेरी? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अभी किसी का सवाल है तो बता दें। चलिए, वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे जो है वो पाकिस्तान की आइन साजी का कॉन्टेक्स्ट। तो 1949 में पास हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड देन जो है वो 1950 से मैंने आपको बताया कि 1952 तक हमें डिले हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हम जो है वो एक कानून साज असेंबली नहीं बना सकते और इसके साथ साथ जो है असेंबलीज डिसॉल्व होती जा रही हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का पहला आइन पास होता है। ये जो पहला आइन पाकिस्तान का पास हुआ है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अब ये पार्लियामेंट्री इन नेचर है। पार्लियामेंट्री इन नेचर से मुराद जो है कि यहाँ पर नेशनल असेंबली भी होगी और सेनेट भी होगी। आपको पता है कि नेशनल असेंबली किसको कहते हैं? पाकिस्तान के लोअर हाउस को। और सेनेट को क्या कहते हैं? अपर हाउस। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक हो गया। यानी आपके जो मिनिस्टर्स हैं और आपके जो सेनेटर्स हैं, ये जब कंबाइन हो जाते हैं, इनका कंबाइन सेशन होता है, तो उसको हम पार्लियामेंट कहा जाता है।
अब ये जो पहला आपका 1956 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको इसमें पाकिस्तान का नाम क्या था, तजवीज किया गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ स्टेट, इस्लामिया है, जमहूरिया है पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके अंदर जो जबानों का कॉन्टेक्स्ट रखा गया, उर्दू और बंगाली। अब यहां पर जो बात की गई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीट्स की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि 1 यूनिट बन चुका था। 1 यूनिट का मतलब था कि ये ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, और दूसरा जो पाकिस्तान था उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। ठीक है। तो अगर सीट्स जो थी वो डिवाइडेड थी इन दोनों के बीच में। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि 1958 के अंदर मार्शल लॉ लग जाती है। मार्शल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो अयूब खान थे, क्योंकि उनको बुलाया गया था सिकंदर मिर्जा की तरफ से, जनरल अयूब खान सबसे पहले आते ही रिमूव करते हैं इसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? सिकंदर मिर्जा। तो जब उनको रिवॉक कर देते हैं तो यहाँ पे मार्शल लॉ का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी फौजी हुक्मरानी। और ये फौजी हुक्मरानी का कॉन्टेक्स्ट 1962, अब दस्तूर पाकिस्तान 1956 को खत्म करके 1962 के अंदर जो है वो दस्तूर पाकिस्तान इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ये दस्तूर इन्फोर्स किया गया 1 मार्च 1962 को, इन्फोर्स लागू कर दिया गया। अब यहां पर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट की नहीं थी, बल्कि प्रेसिडेंट शेल इन्फॉर्म थी, यानी अब यहाँ पर कोई नेशनल असेंबली या सेनेट नहीं थी। अगर इन केस थी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा राइट था कि तमाम पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को थी। ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही असेंबली थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। यहाँ पे सेनेट का कॉन्टेक्स्ट नहीं था। यहाँ पर बेसिक डेमोक्रेसीज का कॉन्टेक्स्ट था। अब ये बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थे कि लोकल सतह पर कुछ नुमाइंदे होते थे। ये नुमाइंदे 80,000 थे, जो कि जिनको अवाम सेलेक्ट करती थी। जैसे कि आप जिले नाजिम कह दें, फॉर एग्जाम्पल नाजिम, नाजिम को अवाम सेलेक्ट करती थी। ये नाजिम मिलकर एमएनएज को सिलेक्ट करते थे, और ये एमएनएज जो है फिर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते थे। ठीक है। और फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि यहां पर पाकिस्तान का नाम चेंज कर दिया गया और रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया। इस्लामी नाम यहां से खत्म कर दिया। अब ये जमहूरिया पाकिस्तान है इस वक्त 1962 के टाइम के अंदर। लेकिन अयूब खान की गवर्नमेंट 1969 के अंदर खत्म हो जाती है और माशाल्लाह का पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद अयूब खान जाते जाते चार्ज यहिया खान को देते जाते हैं। यहिया खान जहां पर एक कॉन्टेक्स्ट लेकर आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। एक सेकंड वेट कीजिएगा जरा, मैं
को हम एलएफओ कहते हैं। अब एलएफओ का कॉन्टेक्स्ट ये था कि पहली बार इलेक्शंस होंगे, इनको हम जनरल इलेक्शंस कहेंगे। और ये जनरल इलेक्शंस जो है वो पहली बार जनरल इलेक्शन 1971 में हुए। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली आपको पता होगा 1971 के अंदर एक बड़ा इवेंट भी हुआ था, जिसको कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। और वो बांग्लादेश बन गया था, क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होती है। इस वार के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया सपोर्ट करती है बांग्लादेश के रिबेल्स को, जो बंगाली रिबेल्स से, फॉर एग्जांपल जिनको हम कहते हैं मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी। और ये मुक्ति बाहिनी वो रिबेलियन रेवोल्यूशनरी थे, इनकलाबी थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। तो इस जंग का खामियाजा पाकिस्तान को बांग्लादेश के सूरत में भुगतना पड़ता है। अब जो हमारे साथ हैं मलिक हसन साहब, अब हम आपसे कुछ 5-6 मिनट एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। मलिक हसन, आप मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। ओके, तो we have 5 minutes. We will ask you some questions. Okay, so kindly introduce yourself. Sir, my name is Malik Ehsan Ali. I am graduated from Sir Sayyid University in 2022 in PS Bioinformatics. I have done my job at Aga Khan University as a senior researcher assistant, where I have selected on a Pirate IPC project, which I have completed in 2023 December. So currently I'm free. I'm now doing a freelancing as a data scientist and also pursuing my MS data scientist masters. Okay, That is okay. Tell me why you want to join the police services. so. As I have mentioned earlier too that the my father is was my an ideal, and I'm very fond of an investigation and to serve the peoples and to build the public relation and coordination and to negotiate and uh, to, uh, to maintain the law Okay, and order. okay. Define the role of police within the Pakistan So, in a constitutional framework. so the basic the police role in Pakistan is to maintain the law and order whichever made by the upper legislative government, and to maintain the rules and regulation in drop down like in district and a provisional manner. No, the basic role of police. I'm asking about the basic role of police in society. Sorry, sir. Can you please repeat again? I'm asking about the basic role of Okay, sir. police Sir, in the basic society. role of police is that to maintain the law and order Okay. between and protect the civilian properties. Hmm. Again, The and basic role of a police is to maintain the law and order, you have and mentioned about the best. You have mentioned these 2 points. I'm asking you for further more points. okay, so the further Yes, the because this is not a satisfactory answer, I'm thinking. okay, sir. So the another role, the another characteristic of the police is to protect the civilian properties too. The basic role of police, again, I'm asking you. Again, not reiterate the same thing. Now, let me tell you the basic role of police. Number one is to uphold rule of law. Rule of law. Number
safeguard interest of publics, control Okay. crime, protect the state from rebels, and can you explain more points on this? Okay, Sir, okay, leave it. Okay, leave it. I am asking you other question. What is mean by parliament? What is mean by parliament? uh, Parliament is a place where Parliament is a place where the elected members represent the majority or a region district peoples, and where they pass the bills for the sake of and the interest of the Okay, public formation and of, public. okay, tell me the formation of parliament. Parliament formation. Parliament formation. Okay, Parliament formation. Hmm. You can simply say that there are two houses, National Assembly and Senate. Simply. The combination of National Assembly and Senate is called parliament. You can simply define in one words. Okay. अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जवाब जो है ना वो आपकी डिटेल का नहीं होता. यू कैन बी जज विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड. तो आप जब भी आंसर दें तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाए कि आपका स्टार्टिंग में ही वो निकल आ जाए, उसका क्रक्स निकल आ जाए. ठीक है. ओके. Okay. ओके, टेल मी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962. व्हाट वाज इट Yes, sir. क्विकली? 1962 का आइन क्या था? क्या बात की है इस Uh, पर? I don't remember right now. What was the name of Pakistan in 1962? Uh, Independent Act. I think were following the Independent Act. Republic of Pakistan. The name of Pakistan in Okay. 1962 was Republic of Pakistan, Jamhuriya Pakistan. ओके. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स, कल जो है ना जब हम आएंगे तो कल आप जो पढ़ा है उसका मैं आपको मटेरियल भी शेयर करूंगा. सबसे पहले आते ही आपसे रिवीजन होगा. तो बी रेडी. कल जो है ऐसे नहीं होगा, आप टास्क तो आपको मिलेंगे. ठीक है. Okay, टास्क sir. बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होगी. तो कल हम जो भी Okay, sir. पढ़ा है अब तक, यानी हमने जो भी पढ़ा है, यानी आप समझ ले 1857 से ऑनवर्ड 1970 तक, कल ये कोई रिवीजन मुझे चाहिए. आते ही आप सबसे पहले सवाल होंगे, आप जहां पर भी हो, ड्यूटी पे हो, कहीं भी हो, सवालों के जवाब दीजिएगा. आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा. हो सकता है रात में कंडक्ट कर ले, लेकिन क्लास में 5 मिनट की 10 मिनट की एक्टिविटी जरूर होगी. ठीक है. Okay, sir. चलिए चले फिर रात में इंशाल्लाह आपसे बात होती है. सबसे ग्रुप में व्हाट्सएप